एग्योक न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे साथ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पोल्ट्री के जाने माने एक्सपर्ट, आप पहले भी हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। और जो परफॉर्मेंस की नहीं, डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, जो बैलेंस शीट की बात करते हैं, बार बार किसान भाइयों को जागरूक करने का काम करते हैं। तो हमारे साथ आज मुंबई से ओंकार सिंह बत्रा जी एक बार जुड़ चुके हैं और पहले भी सीरीज में आप देख चुके हैं जो बत्रा जी आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं न्यूज के माध्यम से कि भी किन किन चीजों का ध्यान करना चाहिए पोल्ट्री बिजनेस में। तो आज हम उसी विषय पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। तो सर मैं चाहूंगा कि जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जिस विषय पर आज हमने ये शूट रखा है कि ब्रॉयलर में प्रॉफिटेबिलिटी कैसे लेके आई जाए और आज के जो हालात हैं उनको आप कैसे देखते हैं। अब कोई भी बिजनेस में आए, बिजनेस में आने से पहले बिजनेस में आने से पहले आप बिजनेस की भी बात छोड़ दें। मैं तो बोल रहा हूं कि आपने एक साइकिलिंग की रेस में दौड़ना है, जिसमें आपको सिर्फ दौड़ना है, चाहे वो 1 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो या 25 किलोमीटर हो। उसके लिए भी आपको तैयारी पूरी करनी पड़ती है। वो तो एक खेल है। आपको एक टूर्नामेंट खेलना पड़ता है, तो उस बैडमिंटन का टूर्नामेंट खेलना है, उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। जबकि वो आपका बिजनेस नहीं, वो आपका शौक हो सकता है। आप चाहे उसमें हारे जीते, वो अलग बात है। लेकिन जब आप बिजनेस में जब आप आते हैं, तो मुझे लगता है जितनी तैयारी आप वो रेस में जीतने के लिए करते हैं, या पढ़ाई लिखाई, आप 4 पोथियां क्यों पढ़ते हैं? आप ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, किसके लिए करते हैं? इसी के लिए करते हैं ना कि आपको, मतलब चाहे अगर आपने बीकॉम लिया है तो आपको अकाउंट्स की जानकारी होगी, आर्ट्स में जाएंगे तो आपको सोशल साइंस की जानकारी होगी, साइंस में जाएंगे तो आपको उस विभाग की जानकारी होगी। आप जानकारी लेते हैं क्योंकि आपका रुचि उस तरफ है और आपने उसी किसी लाइन में आपने आपका प्रोफेशन चुनना है, या आपने उसी में कोई ना कोई काम काज करना है। जब आप पोल्ट्री में आते हैं तो क्या आपको ये शर्तें लागू नहीं होगी? ये शर्तें आपको वहां भी लागू होगी ना। तो मेरा पॉइंट, सबसे पहले मेरा पॉइंट यही है कि आप जब भी आप आते हैं, आपको उस लाइन के बारे में, उस लाइन की व्यवहार का पूरा पूरा का पूरा अभ्यास, पूरा का पूरा डेटा साइंस, पूरा के आपको तजुर्बा, जब तक आपको पूरा पूरा नहीं होगा, आप तो फिर आप कैसा है ना, आप रिस्क के दायरे में हमेशा रहेंगे। अब बात ये उठती है कि अब हम पोल्ट्री में तो आ गए हैं, हम प्रॉफिट भी देखते हैं, रिस्क भी देखते हैं, लेकिन पिछले 2-4 सालों से शायद हमारी बैलेंस शीट जो है वो लड़खड़ा गई है, स्पेशली कोरोना के बाद में। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं 40 साल से काम कर रहा हूं। हर चौथे साल हमको नई प्रॉब्लम्स आती हैं, नई चुनौतियां आती हैं, नई चैलेंजेस आते हैं, और उसको हमको फिर नए अंदाज में, नए तजुर्बे से, या नई नई टेक्निक से, नई स्ट्रैटेजी से उसका हल निकालना पड़ता है और फिर आगे चलना पड़ता है। हम उसमें जरूर कामयाब होते हैं, फिर तकलीफें आती हैं, फिर चैलेंजेस आते हैं, फिर हम उसका इलाज निकालते हैं। लेकिन 100 बात की एक बात है, ये हम हर बार चैलेंजेस को अपनाते हैं, उसे उसे हम उससे दूर करते हैं। लेकिन मैं उससे और 2 कदम और आगे जाना चाहता हूं। हम हमेशा चैलेंजेस आने के बाद में ही उसके ऊपर क्यों काम करते हैं? क्या हमें हमारा बिजनेस इस ढंग से फुल प्रूफ नहीं बनाना चाहिए कि हम किसी भी तरह की चैलेंजेस, इवेंचुअलिटीज, या खतरे, रिस्क, जो भी बोलो, उसके लिए हम तैयार रहें। उसके लिए हमारी सोच, हमारी मेहनत, हमारा विजन उसके लिए तैयार होना चाहिए। अगर हम नहीं रखेंगे तो मेरे को लगता है छोटी मोटी आंधी में तो छोटे मोटे पत्ते तो झड़ जाएंगे, हो सकता है छोटी मोटी घास भी उड़ जाए, हो सकता है छोटे मोटे जिनकी, मतलब जिनके वो जड़ें वीक हों, वो भी निकल जाए। ये चैलेंजेस तो आंधियां जैसी होती है ना। लेकिन वही आंधी में कई इमारत भी डूब जाते हैं, ये भी आप भूलोगा नहीं। मेरे 40 साल के तजुर्बे में अगर मैं आपको ये देखूं, मेरे सामने अगर 50 आदमी आए हैं तो 60 आदमी गए भी हैं, मतलब पुराने 10 आदमी भी गए हैं, हो सकता है 100 होंगे।
लेकिन नए कई आए हैं और पुराने भी कई चले गए। मतलब वो अपने आप को, या तो होमवर्क उनका सही नहीं था, उनका करने का अंदाज नहीं था। वेरी सिंपल जी, जो टिका है, जो जीता है वो सिकंदर है। वेरी वेरी सिंपल है। और वो सिकंदर जो जीता है वो किसी किस्मत के मामले में नहीं जीता है, उसने उतना प्रयास, उतनी मेहनत, उतना होमवर्क किया है। तो मेरा पॉइंट ये है, अगर वो सिकंदर मेहनत कर सकता है तो क्या हम मेहनत नहीं कर सकते? अगर वो होमवर्क कर सकता है तो क्या हम नहीं कर सकते? हमें ये मालूम करना है कि वो ऐसा क्या काम करता है जो मैं नहीं करता। अगर हमको इसका फासला, इसका डिफरेंस पता लग जाए तो शायद हम कुछ बहुत दूर तक या बहुत हद तक हम, मतलब ये जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो एक लॉसेस की जो गूंज है ना, इसे हम शायद समाप्त कर पाएंगे और अपनी बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं प्रॉफिट ला पाएंगे। अगर हम आपके सवाल नंबर पहले पे जाएं, पोल्ट्री के आज के मौजूदा हालातों पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये जो हालात हैं ये पहली बार नहीं आए हैं और ना ही आखिरी बार आए हैं, ये तो आते रहेंगे। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इन हालातों से टैकल करने के लिए, उसे फेस करने के लिए, उसे अंजाम अपनी तरह जैसा अंजाम लाने के लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है, हमें उसके ऊपर चर्चा करनी है। ब्रॉयलर उद्योग के ऐसे हालातों के मुख्य कारण क्या नजर आते हैं? जी देखिए, ऐसा है, जैसे हमने लास्ट टाइम हमने इस बारे में चर्चा की थी, हर बार मॉडल चेंज होता है। जी मॉडल चेंज इसीलिए होता है क्योंकि तकलीफें हैं। फिर हम जी कुछ नया मॉडल मीन्स नया सोल्यूशन लेके आते हैं। हम नया सोल्यूशन से हम पार कर पाते हैं। अब ऐसी बात है कि मुझे लगता है कि ये जो आपने जो सवाल पूछे हैं ना, ये एक जनरल सवाल है। जी हमको इस सवाल को जनरल ना करते हुए थोड़ा सा अगर हम स्पेसिफिक कर दें, मतलब अफेक्टिंग पार्टी कौन है, अगर हम जी अफेक्टिंग पार्टी को ध्यान में रख के जवाब देंगे ना, तो मुझे लगता है हर आदमी को उसका अपना अपना जवाब मिलेगा। जैसे मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर हमने पिछले बार का जवाब, हमने सारी उसकी प्रॉब्लम या उसकी इनकम कैसे बढ़ी जाए उसके ऊपर हमने पूरे कर दिए हैं। तो अब हम आज के इसमें, और ये जो प्रॉब्लम है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको तो पैसे मिल रहे हैं। हमने पिछली बार जो डिस्कस ये किया था कि उसको अगर जो 5-6 रुपए मिल रहे हैं या 12-14 रुपए पर बर्ड मिल रहे हैं, उसके सामने वो किस तरह की मेहनत करे कि उसको 20, 22, 24 रुपए पर बर्ड मिल जाए। इसके बारे में हमारी चर्चा पिछले सेशन में पूरी हो गई है। अब हम उसको हम टच ना करते हुए हम बाकी के दो सेगमेंट जो बचे थे, जिसमें हम ओपन फार्मिंग या स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करें, या एक जो बड़ा इंटीग्रेशन का मॉडल है उसके बारे में बात करें। और मैंने ये भी कहा था पिछली बार कि इन दोनों में खास फर्क है नहीं, सिर्फ एक छोटा है और एक बड़ा है। प्रॉब्लम दोनों को सेम है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये दोनों आदमी उसी प्रॉब्लम को अलग अलग अंदाज में फेस करते हैं, अलग अलग अंदाज में उसका सलूशन निकालते हैं। और आप ऐसा मत सोचिए कि बड़ा आदमी है, जो बड़ा इंटीग्रेटर है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे कई हैं जो सॉल्व नहीं कर पाते, फिर वो तकलीफ में आते हैं। ऐसे कई छोटे भी हैं जो सॉल्व कर पाते हैं, छोटे हैं जो सॉल्व नहीं कर पाते। सो आज का जो सेशन जो है, एक थोड़ी सी हम एक हाईलाइट या एक थोड़ा सा विजन हम उनको इस तरह से गाइडलाइन देंगे। देखो, किसी चीज का डायरेक्ट मतलब कैसा है ना, इंजेक्शन डोज नहीं होता इस हमारी प्रॉब्लम का कि आपको बुखार है तो आपने पैरासीटामोल खा लिया तो आपका बुखार उतर जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा। या कोई एक इंजेक्शन लगा लिया तो भैया आपका बुखार 2 दिन में उतर जाएगा। ये एक गाइडलाइन है, जो गाइडलाइन मैं अपनाता हूं, मेरे जैसे ऐसे कई लोग अपनाते हैं। वो अगर हम गाइडलाइन का प्रयोग हमारे अपने अंदाज में करेंगे, देखो कुछ अंदाज मेरे होंगे जो शायद मुझे एप्लीकेबल हैं, शायद आपको एप्लीकेबल ना भी हो, आपको कुछ और एप्लीकेबल होगा, लेकिन गाइडलाइन में आपको मिल जाएगा। आप उस तरह के आप उसको सोल्यूशन अपना के शायद अपनी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये इसको आप एक गाइडलाइन और एक प्रोत्साहन या एक तरह का डायरेक्टिव समझ के आप इसको अगर आप लेंगे ना, तो मुझे लगता है थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी,
आपकी समझने की दायरे में भी आ जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका मतलब आपको जरूर फायदा होगा। नंबर 3, आजकल तर्क दिया जाता है कि फीड कीमतें बढ़ने से ऐसे हालात मौजूद हुए हैं। अगर ऐसा है तो पोल्ट्री किसान अपने रेट क्यों नहीं बढ़ाता? देखिए, ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। पोल्ट्री फीड के रेट अलग हैं और मुर्गी का बाजार अलग है। ये तो ऐसा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन फिर भी ये दोनों चीजें डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करती है। अब आप मुझे बताएं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि वो जमाने लद गए जहां पर पोल्ट्री फार्मर को घर बैठे चूजा मिल जाए, घर बैठे उसको फीड मिल जाए, घर बैठे दवाई मिल जाए, घर बैठे उसका माल भी कोई ले जाए और 4 पैसे मिल जाए। ऐसा नहीं होगा, ना ही आगे कभी होगा। और पहले जो हुआ करता था वो हमें पता है कि उसमें कितने नुकसान हुए करते थे। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। अब ये जमाना है, 21वीं सदी है, व्हाट्सएप का जमाना है। यहाँ पर बादल गरजते हैं हिमाचल में, और एक 5 सेकंड में सारे वर्ल्ड को पता लग जाता है कि भैया यहाँ पर बादल गरजे हैं। तो अब आप ये कम्युनिकेशन के दौर में आप ये भूल जाएं कि मतलब जो ये करेगा ना पता नहीं चलेगा, ना ऐसा करेगा तो पता लग जाएगा। ये दुनिया अब कम्युनिकेशन दौर में आ गई है। और कम्युनिकेशन दौर से मुझे लगता है हर आदमी में समझ बढ़ी है या बढ़नी चाहिए। अब आप मेरे को बात बताओ, आपकी माता जी है या आपकी बीवी है, या आप बाजार एक सामान खरीदने जाते हैं, भिंडी की भाजी लेने जाते हैं, तो आप उसे 4 दुकानें देखते हैं। आपको ककड़ी लेनी है तो 2 दुकान देखते हैं। एक पेंसिल लेनी है बच्चों के लिए तो भी आप 1-2 दुकान देखते हैं। अमेजोन के ऊपर आप प्लस माइनस करके देखते हैं क्या भाव चल रहा है। उसकी दर मुझे नहीं लगता है 50-100 रुपए के आसपास होती होगी। आप 50-100 रुपए के लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं, और जब आपको 25,000 रुपए का चिक्स लेना है उसके लिए कोई जद्दोजहद नहीं। जब आपने 2 लाख रुपए की फीड लेनी है, 50,000 रुपए की फीड लेनी है, वहां पर आप चेक नहीं करोगे। 200 रुपए की चीज के लिए तो आपने हाथ पांव ऊपर नीचे कर दिए। 100 रुपए के चिक्स लेने मतलब 10,000 चिक्स लेने हैं, 2,000 चिक्स लेने हैं, इसकी आज की कीमत लाख रुपए होगी, 2 लाख रुपए होगी या 60,000 रुपए होगी। क्या भाव में मिल रहा है, कौन सी हैचरी का है, या मेरे को उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, कि उसमें कोई कोई मिक्सिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, फीड जो है वो मुझे कौन दे रहा है, उसका ब्रांड क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। 200 रुपए के सामान के लिए आप इतनी जद्दोजहद करते हैं, तो कम से कम यहां पर भी थोड़ा सा आप रिसर्च कर लो ना। रिसर्च करने के बाद आपको पता चलेगा कि बाजार में क्या भाव है, इसका परफॉर्मेंस आता है नहीं आता है। और माल लेने के बाद में भी तो आप उसको टेस्ट कर सकते हो ना। परफॉर्मेंस जरूरी नहीं है कि बैड क्वालिटी ऑफ चिक्स की वजह से आएगी या बैड क्वालिटी ऑफ फीड की वजह से आएगी, आपकी मैनेजमेंट की वजह से भी तो आ सकती है। उसके ऊपर भी तो आप ही को ध्यान रखना है ना। पॉइंट ऐसा है, हमें 4 पैसे कमाने हैं, और वो 4 पैसे कमाने का जो तरीका है, वो 4 पैसे कमाने का जो तरीका है वो बड़ा साफ है। समझ लो आप जो है ना, आप एक ऐसे मतलब ऐसे रस्सी पे खड़े हो, और उस रस्सी के ऊपर कैसा है, आपके हाथ में एक डंडा है, आपको वो बैलेंसिंग करके चलना है। और कहीं वो डंडा गिर गया या आपका बैलेंस गिर गया, आप नीचे खाई में गिर जाएंगे। ये आप समझ के चलें। अगर आपकी समझ के बाहर है, अगर आपको तकलीफ है, बाहर हो जाइए। और दुनिया में बहुत सारे काम हैं। पैसा सरमाया को बर्बाद करने की कोशिश ना करें, वरना समझ लें। जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे ये काम इस तरह करना चाहिए, ये काम इस तरह करना चाहिए। माल बेच, जैसे मैंने लास्ट टाइम वाले वीडियो में ये कहा था, आप 5,000 बर्ड ना डालें, आप 1,000 बर्ड डालें और अपना माल बेचें। आपको साल के 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। आपको क्या कोई मेडल लेना है? आपको 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख मुर्गी डाल के? आप इनकम पे ध्यान दें।
प्रॉफिटेबल फार्मिंग के लिए राइट एंड प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जी देखिए, ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है, आप बिजनेस कोई भी ले लें, कोई भी बिजनेस मतलब सिर्फ ट्रांजैक्शन बेसिस के ऊपर नहीं चलता। मतलब आपने माल ले लिया, माल बेच दिया, माल बड़ा किया, इसके ऊपर नहीं चलेगा। जी अगर आप जब तक आपने प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और स्टैंडर्डाइजेशन, ये दो शब्द आप याद रखें, स्ट्रैटेजीज एंड स्टैंडर्डाइजेशन, जब तक आपके बिजनेस में ये दोनों अवेलेबल हैं, आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे। स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है, स्ट्रैटेजी जो है बिना होमवर्क के नहीं बन सकती। स्ट्रैटेजी का मतलब ही यही है कि आप अपना बिजनेस अच्छी तरह समझ रहे हैं, आपको पता है कि आपको कहां जाना है, और अभी आप स्ट्रैटेजी इस तरह से बना रहे हैं कि मैं वहां पहुंचने से पहले मैं ऐसा क्या क्या टूल्स या क्या क्या रास्ते अपनाऊं कि जहां मैं जल्दी पहुंचूंगा और बड़ी आसानी से पहुंचूंगा और सबसे पहले पहुंचूंगा। ये एक दिशा है, ये एक टूल है जो आपको मदद करता है, आपको रिस्क फ्री या लेस रिस्क से आप आपकी जर्नी कंप्लीट कर सके या बिजनेस में आपको फायदा पहुंच सके। ये है एक स्ट्रैटेजी, लेकिन वो स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। आप बोलो कि भैया चांद तारे तोड़ के लाना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। आप बोलोगे कि जैसे आज मेरा कैपिटल है 2 करोड़ रुपए, और आप चाहते हो कि मैं 200 करोड़ रुपए का प्लांट खड़ा कर लूं, पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज मेरे दायरे में होते हुए मेरी कैपेबिलिटीज के अंदर की स्ट्रैटेजी, और वो स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल करने के लिए हमारे को बहुत सारी चीजों का स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसे शेफ को जानता हूं जो मतलब बड़ा मशहूर शेफ है, मतलब हमारे एरिया का, मतलब बहुत जाना माना नाम है उसका। वो आदमी नमक नमक जो है ना, वो आदमी नमक सिर्फ एक स्पेसिफिक ब्रांड का ही इस्तेमाल करता है। अब मैंने उसको पूछा, यार ऐसा कौन सा बात हो गया? उस आदमी ने मेरे को उस मतलब 4 ब्रांड का नाम बताया, और 4 ब्रांड में नमक में क्या क्या फर्क है। नमक जो मैं खरीदता हूं 7 रुपए किलो, वो खरीदता है 32 रुपए किलो, और उसको 5 रुपए किलो का भी नमक आता है। और नमक की जो वैल्यू है उस खाने के अंदर, मुझे लगता है 1 पैसे भी नहीं होगी। लेकिन उस आदमी ने नमक भी स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। वो आदमी मतलब क्या उसको बोलते हैं, डिश बनाने के लिए उसके पास एक पैकेट रेडी रहता है, उस पैकेट में सारा कुछ नपा तुला हुआ हुआ होता है, और जब उसको कोई चीज का ऑर्डर आता है तो उसने उतनी चीज कम से कम बनानी है, चाहे उतना ऑर्डर होवे या ना होवे, क्योंकि उसका जो मसाला है वो उतने ग्राम के लिए बनाया हुआ है। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। उसने अपने धंधे में, अपने बिजनेस में उसने मेनू को बना दे। जैसे फॉर घर में माएँ क्या करती हैं या बीवी क्या करती है, हाथ से चुटकी लेके मतलब क्या उसको बोलते हैं, वो नमक डालती है, ये उनका अंदाजा है। लेकिन शेफ जो है वो तोल के देता है और एक ही ब्रांड का देता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। जी सर, बिल्कुल। हम दर्शकों को, अगर आपके कोई भी सवाल, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको क्लियर नहीं हुई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम बत्रा जी से फिर एक बार अनुरोध करेंगे, आप सबके साथ एक बार जुड़ के फिर उन सवालों का जवाब दें और उसको थोड़ा क्लियरिटी करें। तो अब पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ सर, जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एनी टाइम।